एवरेज मान लेते हैं जो कि हमारा तुम्हारे पास है ऑलरेडी। चलिए आइए देखिए आप ध्यान से, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, टेम्परेचर से कनेक्ट करने वाले हैं। टेम्परेचर से कैसे कनेक्ट होगा देखिएगा। पी जो एवरेज है टोटल इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए यहां पर सब लोग ध्यान से, 1/3 क्या होगा, यहाँ m/v इंटू VRMS स्क्वायर लिखेंगे। ये m क्या है, m पे थोड़ा फोकस करेंगे, यहां से एक रिलेशन निकालेंगे। m मतलब हो गया, क्या हम लिख सकते हैं, m0 इंटू कैपिटल N। m0 कल हम लोग डिस्क्राइब किए थे, m0 मतलब मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल मॉलिक्यूल का मास जो है वो। और एक और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिफाइन किए थे, n स्मॉल n, वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट। बोलिए, या इसको अलग मान लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स वो एक अलग था, म्यू मान लेते हैं। ये है नंबर ऑफ, आप देखिए कॉपी में लिखा होगा आपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि म्यू इनटू वी करेंगे तो हमको एन मिलेगा। होगा ऐसा, बोलिए। तो इसको पहले इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पी एवरेज लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3, और यहां m0 इंटू एन बाई वी करते हैं। ठीक है, और यहां पर इस जगह पर v और यहां इंटू VRMS लिखते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक खासियत क्या है वो देखिए ध्यान से। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू n/v लिख सकते हैं ना। तो यहां n/v तो है, तो यहां पर P एवरेज इज इक्वल टू 1/3 m0 इंटू, यहां क्या लिख सकते हैं, म्यू, और इसको रीअरेंज करके लिखें तो म्यू इंटू m0 इंटू VRMS स्क्वायर लिख सकते हैं इसका। अब क्या कर रहे हैं, यहां वाले टर्म को हमको ना थोड़ा सा एनर्जी के लिए रिलेट करना है, तो यहां 1/2 लिख दें और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कर सकते हैं ऐसा। ये जो 1/2 m0 VRMS बनाना, ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है, जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसियस सिस्टम। जो हमारा गैसियस सिस्टम है उसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, गैसियस सिस्टम नहीं, इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैसियस सिस्टम। क्यों ऐसा है, यहां m0 है ना, समझिए ध्यान से, m0 है ना, तो m0 तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, m0 रिप्रेजेंट करेगा एक मॉलिक्यूल का मास, और यदि हाफ m0 VRMS स्क्वायर है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, और वही उस मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी बनेगा, ई से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। तो यदि हम यहां पर ऐसा लिख दें कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस सिस्टम, तो गलत हो जाएगा ना, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस सिस्टम नहीं लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस सिस्टम लिखेंगे ना, इसलिए इसको करेक्ट कर लिए। ठीक है, अब यदि यहां पर इसमें हम लोग इस तरह से चलें तो P एवरेज यदि ऐसे लिखें तो 2/3। अब यहां म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू हम जानते हैं कितना है, n/v। तो यहां पर यदि हम यहां 1/v लिख दे और यहां 1/2 m, या फिर इसको इस तरह से रीअरेंज करें, n/2 इंटू m0 VRMS स्क्वायर करेंगे। अब इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को क्या लिखेंगे, बोलिए। लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस सिस्टम
लिख सकते हैं ऐसा क्या, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिए हम, और हमने क्या एज्यूम किया है कि एक गैसेस सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन से डिनोट हो रहा है, उसे मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पी एवरेज इज इक्वल टू 2/3 कैपिटल ई बाई वी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां से जो ई लिख रहे हैं, यानी कि ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई इज इक्वल टू 3v/2 इंटू पी एवरेज होगा, होगा ऐसा। फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हम क्या लिखते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, और यदि एक चीज यहां से एक रिलेशन देखिए, पीवी इज इक्वल टू कैप्टन एन के बी इंटू टी, यहां पर क्या है, यहां नंबर ऑफ, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इन अ गैसियस सिस्टम, ठीक है, और ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो इनका एक रिलेशन आएगा हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो आर का वैल्यू है, ये हम लोग आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ये एक रिलेशन हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक रिलेशन यहां से आया, इक्वेशन नंबर, आप इस रिलेशन के लिए इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन नंबर इसको 2 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानिए। अब यहां से हमारे पास क्या रिलेशन है, P इंटू वी, तो P इंटू वी यानी कि E इज इक्वल टू 3/2, और P इंटू वी की जगह पर क्या ले सकते हैं, N के बी इंटू टी ले सकते हैं, बोलिए हाँ या नहीं, लिख सकते हैं। तो वो उस रिलेशन में अब यहां पर क्या हुआ कि एनर्जी, इंटरनल एनर्जी सिस्टम का हम देख पा रहे हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो यही हमारा रिलेशन है टेम्परेचर के बीच का, यानी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियल गैस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा सिस्टम का तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और यदि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा। समझ पाए, इसलिए डायरेक्टली रिलेशन है। अब आप क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपको टेम्परेचर दे देगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होगा, आप इंटरनल एनर्जी सिस्टम का निकाल सकते हैं। ये चेंज करेगा नहीं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की तरह, उसका वैल्यू आपको देगा, टेम्परेचर और एनर्जी के बीच में डायरेक्टली रिलेशन मिल जाएगा। इसको राइट डाउन कीजिए, क्वेश्चंस करेंगे इस पर, तेजी से राइट डाउन कीजिए। हो गया, मोनोटॉमिक गैसेस, डायटोमिक गैसेस, ट्राइएटोमिक गैसेस पढ़े हैं आप लोग? हाँ बोलो, फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं? हाँ
हाँ तो पढ़े, वही तो हमको लगा कि पढ़ा हुआ होगा आपका। इस पर डिस्कशन करना पड़ेगा कि आगे बढ़ सकते हैं। सबके पास एनसीईआरटी किताब है, क्लास 11th पार्ट 2, उसमें आप चैप्टर खोलिएगा काइनेटिक थ्योरी। खोल के देखें इधर आप लोग, इधर कुछ दिन में, 2-3 दिन में देखें खोल करके। नहीं सर टाइम नहीं मिला, क्या क्या रहे हैं। तुम्हारे पास है बुक, सही सलामत है, एकदम न्यू है। पार्ट 2 एकदम नया है। हाँ हाँ क्या, हाँ उसका एक रिलेशन है, बता देंगे आगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, यह भी गैस के लिए ही है, एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसके लिए। केबी इंटू एन ए, मतलब केबी इंटू एन बराबर आर। आगे करेंगे हम लोग जब हम लोग बढ़ेंगे। इक्विपोटेंशियल करके नाम है, टॉपिक एक छोटा सा, इसको ड्रॉ कीजिए, बताते हैं फिर वो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन। हो गया, लिख लिए। अब इसमें एक लास्ट क्या कर सकते हैं आप खुद से भी कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशंस को उसको यहां रिलेट कर सकते हैं। एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, जस्ट लिख देते हैं उसको। यहां से पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 n m0 लिख सकते हैं। यहां पर पीवी की जगह पर 2/3 क्या लिख सकते हैं, 2/3 n इंटू 1/2 m0 VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू n KB इंटू T। कैंसिल आउट होगा, यहां से 1/2 m0 VRMS स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 KB इंटू T होगा। ऐसा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सिंगल पार्टिकल या मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 KB इंटू T। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे रिलेशंस निकाल सकते हैं हम लोग आगे जाकर, ठीक है। और n इंटू, ये रिलेशन है n इंटू KB इज इक्वल टू R, ठीक है। तो KB बराबर क्या होगा, R/n, एक रिलेशन आता है इससे, ठीक है। इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको। पुट कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स लिखिए, इसके बाद इतना लिख लेने के बाद एक पॉइंट लिखिए। लिखिए द एवरेज काइनेटिक एनर्जी और द एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल
is proportional to absolute temperature of the gas, is proportional to absolute temperature of the gas. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा. The average translation kinetic energy of a molecule is proportional to the absolute temperature of the gas. अगले पॉइंट में लिखिए, it is independent of pressure, volume or it is independent of pressure, volume or nature of the ideal gas. Nature of the ideal gas. अगले पॉइंट में लिखिए, this is a fundamental result. This is a fundamental result relating temperature. Fundamental result relating temperature, comma, a macroscopic measurable parameter. A macroscopic measurable parameter of a gas to a molecular quantity named as average kinetic energy of a molecule. Named as average kinetic energy of a molecule. Full stop. The two domains are connected by the Boltzmann constant. By the Boltzmann constant. The last equation suggests that internal energy of an ideal gas depends only on temperature, not on pressure of volume. Not on pressure or volume. Not on pressure or volume. समझ पाए? और यहीं से हमारा एक छोटा सा टर्म डिफाइंड होता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. जस्ट छोटा सा है, ड्रॉ कर बता देते हैं. बहुत छोटा सा है, कुछ है ही नहीं. फिर बचेगा मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्रायोटोमिक, और उसके बाद आएगा मीन फ्री पाथ. सब लोग के पास अभी है ना, पलट के देखो इसमें क्या क्या टॉपिक बचा हुआ है. क्या क्या बचा हुआ है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से. कुछ टॉपिक्स तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स में भी होगा. और क्या बचा है? मीन फ्री पाथ. बस क्या बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ टॉपिक्स खत्म हो रहे तो समझ में आ रहा है कुछ? अभी हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? इक्विपोर्टेशन. देखिए 2 मिनट का है, वो बहुत बड़ा नहीं है. लॉ ऑफ इक्विपोर्टेशन. ये क्या कहता है लॉ? ध्यान से समझिए 2 मिनट. लॉ में कुछ खास नहीं है. एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस हो गया, इस एक्सिस में पार्टिकल के पास जो भी वेलोसिटी है v. तो यदि हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल,
1 मॉलिक्यूल है ये। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना, एम नॉट। तो इसके पास यहां जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम नॉट इंटू वी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। और इस डायरेक्शन में यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, बराबर हाफ एम नॉट वी वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये वी है मान लीजिए। तो इसमें लॉ क्या कहता है कि अलग अलग पार्टीशन करके बात कर रहे हैं हम लोग, टोटल एनर्जी ई बराबर जो लिख रहे हैं, या 1/2 एम नॉट वी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम नॉट वी वाई स्क्वायर प्लस 1/2 एम नॉट वी जेड स्क्वायर। तो कहता है, लॉ क्या कहता है कि यदि एनर्जी है सिस्टम के पास, मतलब एक मॉलिक्यूल के पास जो भी एनर्जी है वो अलग अलग एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इक्वली पार्टीशन उसका होगा। तो मान लीजिए सपोज करें कि 90 जूल एनर्जी है उसके पास, एक मॉलिक्यूल के पास, सपोज करें, मान लीजिए, इतना मेजर बड़ा नहीं होगा, मतलब बहुत छोटा एनर्जी होगा, लेकिन मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल के पास 30 जूल एनर्जी है। तो वो तीनों अलग अलग एक्सिस में रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हर एक्सिस में कितना एनर्जी जाएगा, 10 जूल जाएगा, 30 जूल है तो, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यही उसका कहना है, एवरेज वैल्यू जाएगा। तो यहां पर जो एवरेज आ रहा है 1/2 एम नॉट वी एक्स स्क्वायर, वो कितना होगा, आप अभी जो लास्ट में पढ़े हैं वो याद कीजिए। यहां पर कितना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टीबी इनटू टेम्परेचर, और क्या ये इसके आगे क्या था, देखिए रिलेशन में क्या आया था, 1/2 एम नॉट वी एक्स स्क्वायर, या फिर बी मीन जो लिए थे, उसके बाद क्या आया था, क्या 3/2 ये था रिलेशन। ठीक है, तो यहां ये एवरेज वैल्यू इसके एवरेज वैल्यू के बराबर होगा। उसके बाद और अगर एवरेज वैल्यू ले रहे हैं 1/2 एम नॉट वी वाई स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पर एक कांस्टेंट को ना काउंट करें हम, तो कांस्टेंट का वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू ले रहे हैं केबी इंटू टी। ठीक, केबी इंटू टी, ये सारे में अप्लीकेबल होगा। 1/2 एम नॉट वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज केबी इंटू टी। क्या हुआ, कौन है आगे, ठीक है। तो यहां पर हम जो टोटल एनर्जी ले सकते हैं, टी बराबर टोटल एनर्जी ऐड करेंगे, तो एवरेज 1/2 एम वी एक्स स्क्वायर प्लस एवरेज ले रहे हैं 1/2 एम वी वाई स्क्वायर, और प्लस यहां 1/2 एम नॉट वी जेड स्क्वायर। थोड़ा देर और सह लीजिए, उसके बाद ई बराबर हो जाएगा, और ये सारा किसके बराबर होगा, एवरेज 1/2 के बी इंटू टी प्लस 1/2 के बी इंटू टी प्लस 1/2 के बी इंटू टी। तो वैल्यू 3 इंटू 1/2 के बी इंटू टी, यही इक्विपोटेंशियल इक्विपार्टीशन एनर्जी का रिलेशन है। स्टेटमेंट लिखा देते हैं, उसको लिख लीजिएगा, समझ गए मतलब। हाँ बोलो, क्या बोल रहे, हाँ देखिए, ये एवरेज वैल्यू है जो एक्सप्रेशन में आया। 3/2 को हम नहीं लें, 3/2 को न लेकर के हम सिर्फ 1/2 ले, एवरेज वैल्यू दे रहा है ये। एवरेज मतलब समझे, हमने क्या लिया, एक एवरेज वैल्यू, जिस इसमें जो भी एनर्जी थे, जितने भी एनर्जी थे, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, और उसका हमने, चूंकि ये वाला इसके साथ कनेक्ट है, हम लोग अभी पहले निकाले हैं रिलेशन, उसी को वहां पुट कर दिया, क्योंकि इसका एक्स में जाएगा तो इसका स्पीड अलग होगा, इसका स्पीड अलग होगा, लेकिन ये एनर्जी इक्वल होगा, इसके साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसीलिए 1/2 जो यहां लिख रहे हैं केबी इंटू टी, ये सब के लिए होगा, सब के लिए। और यहां से यहां में हुआ क्या, यहां से यहां, एक मिनट सुनिए, यहां से यहां वाले और यहां वाले में क्या अंतर आया। यहां पर हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ उसके स्पीड, और यहां हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ उसके टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि
हम इसका मीनिंग क्या हुआ कि इक्विपोटेंशियल यदि उसके पास टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा एनर्जी बॉडी के मोशन में, वो तीनों डायरेक्शंस में सेम होंगे। मतलब यदि किसी एक मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी है, एनर्जी होने के कारण एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो वो उस एनर्जी को तीनों अलग अलग एक्सेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो करेगा कैसे? तो उसके स्पीड में, तो उसके स्पीड में करेगा। तो वी एवरेज जो हम ये ले रहे हैं, ये इसके टर्म में करेगा। तो ये हम लोग लिखे, और उसके बाद उसमें उसमें सब जगह पर हमने क्या ले लिया? उसके टेम्परेचर के टर्म में ले लिया। तो जो टोटल एनर्जी होगा वो उसके टेम्परेचर का एवरेज वैल्यू होगा 3 टाइम्स का। ठीक है, यहां पर बेसिकली रिलेशन है टेम्परेचर का, उस मॉलिक्यूल के टेम्परेचर का और उस मॉलिक्यूल के स्पीड का, उसके बीच का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, राइट डाउन कीजिए, इसको स्टेटमेंट लिखा देते हैं। जो कि आपका स्टेटमेंट लिखाएंगे उसमें नजर आएगा आपको। और वहां पर क्या आया था? वहां पर 1/2 क्या आया था? एम नॉट इंटू वी आर एम एस आया था ना, स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था? 3/2 के बी इंटू टी, ये आया था। ध्यान से 2 मिनट समझिए, ये आया था। तो यहां जो वी आर एम एस है, वी आर एम एस तो ये है ना, समझे? ये 1/2 एम नॉट वी आर एम एस स्क्वायर, ये तो वी आर एम एस है। इसको 3 अलग अलग एक्सिस में लेंगे ना, तो 3 अलग अलग एक्सिस में लेंगे तो एक एक्स में आएगा, एक वाई में आएगा और एक जेड में आएगा। तो इसका भी एनर्जी 3 अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका हम यदि हम यहां लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहां पर 1/2 एम नॉट वी एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहां पर 1/3 करना पड़ेगा ना, किसका? 3/2 के बी इंटू टी का, क्योंकि ये तो सबका रिजल्टेंट है, एक्स वाई जेड तीनों का रिजल्टेंट है। और वो किसके बराबर? 3/2 के बी इंटू टी के। यदि एक्स एक्सिस में हमको सिर्फ लेना होगा तो इस एनर्जी का 1/3 करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू लेंगे तो 1/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 के बी इंटू टी, ये आएगा एवरेज वैल्यू, आएगा ना 1/2 एम नॉट वी एक्स स्क्वायर। ये समझ पाए? इसीलिए यहां एवरेज वैल्यू ये आया। ठीक है, समझ गए? इसलिए सब जगह पर, चलिए देख, इसको कंफ्यूजन लगे इसको पहले उतार लीजिएगा। इस बार सीबीएसई 10th बोर्ड का रिजल्ट उतना मतलब जबरदस्त नहीं रहा है, थोड़ा सा इस पर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है। मतलब जो हम देख रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, तब बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर मेरा मतलब ऑन एन एवरेज 86-87% आना चाहिए था, उनका 70% आया है, किन्हीं का 80% के राउंड आना चाहिए था, 60% आया है। आप लोग में है कोई ऐसा?
आप लोग में है कोई जिसका 12th में या 10th में? हाँ, सबका आया है ठीक मार्क्स? एक बच्ची जो आई है वो 11th में, तो उसका तो आया ठीक है, उसका 93 है, तो वो एक्सपेक्ट की थी, बोली 93 आ जाएगा, आ भी गया उसका। एक तुम्हारी वो दोस्त कौन कौन है वो तुम्हारी कोई रिलेशन में है वो, फर्स्ट टाइम रहती है, उसका मार्क्स दे बढ़ा गया थोड़ा, नहीं? बाकी सबका ठीक है। इसलिए 12th बोर्ड ठीक से दीजिएगा, खासकर सीबीएसई बोर्ड वाले, ठीक है? बिहार बोर्ड वाले तो बिहार बोर्ड बिहार हमारे समय में क्या होता था ना कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट एग्जामिनेशन जब होता था ना, उससे 1 महीना पहले एक कुंजिका निकलता था। कुंजिका समझते हैं आप लोग? मतलब गेस पेपर टाइप करना। हाँ, गेस पेपर, उसका नाम था एटम बम। हमको हम उसमें सोचे, तो हमको लगा सही में कुछ ऐसा बम है क्या? वो जानते हैं कैसा आता था? एक छोटा सा पेज, मतलब इतना ही बड़ा पेज में रहता था वो, और पूरी तरह से पैक रहता था वो। उसमें लिखा होता था एटम बम। और वो गैस पेपर टाइप था, और कुछ ऐसा था नहीं। अरे सेलेक्ट, देखिए कॉलेज में, स्कूल्स वगैरह जो 10th बोर्ड होता है या 12th होता है, उसमें सिलेक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वही रिपीट होता है, बहुत अलग कुछ नहीं होता, वही रिपीट्स होते हैं। तो वो चीज एक सेलेक्ट कर लेगा कोई आदमी, तो बता देगा कि कौन कौन क्वेश्चन आ सकेंगे। जैसे 12th बोर्ड में सीबीएसई में एक क्वेश्चन पक्का है, कौन सा? तो वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है, जो हम लोग पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में, वो आना ही आना है, वो आएगा ही आएगा। उस पर कुछ कभी पूछ देगा कि उस एक्सपेरिमेंट के कुछ वैल्यूज दे देकर के पूछ देगा कि हाँ इस पर ये रिजल्ट बताइए, वो उस पर आना ही आना है, ठीक है? डबल स्लिट हम लोग यूज करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइट को दो तरह के सिस्टम में हम स्टडी करते हैं, एक वेव के नेचर में करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में करते हैं। तो जहां वेव के नेचर में आता है, तो वेव का इंटरसेक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, तो वेव इंटरफेरेंस करता है, तो वहां डबल स्लीट एक पतला सा स्लीट होता है, उसके थ्रू लाइट्स जाता है, उसको जाके इंटरसेक्ट करता है, वही हमारा एक्सपेरिमेंट है वो, ठीक है? लाइट वेव के फॉर्म में फ्लो करता है या फिर स्ट्रेट लाइन में, आप लोग बता सकते हैं कुछ? दोनों ही नेचर फॉलो करता है वो, समझे? इसीलिए इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। लाइट का वेव ऑप्टिक्स हम नहीं पढ़ाएंगे, एक दूसरे सर आएंगे वो पढ़ाएंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है? हम बस 12 का आपको अल्टरनेटिंग करंट तक पढ़ाएंगे, अल्टरनेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक पढ़ाएंगे, बस। सेकंड पार्ट दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। हाँ, चलिए। पॉज हुआ कि नहीं?